पर विराजमान आपके क्षेत्रीय विधायक मेरे छोटे भाई मुकेश बाकर जी, हमारी पूर्व सांसद आदरणीय ज्योति मिर्धा जी, हमारे पर्वतसर के विधायक मेरे छोटे भाई रामनिवास गावड़िया जी, आदरणीय लियाकत साहब, आदरणीय पूर्व विधायक भंवरा राम जी सुबका साहब, आदरणीय डाका जी प्रधान जी, आदरणीय रितकण जी, मेरे छोटे भाई रवि पटेल जी, राम साग जी, मुस्तफा भाई जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय मदन सेवदा जी, बाजोरी साहब, पूर्व प्रधान बद्रीनारायण जी, पूर्व प्रधान भगवाना राम जी, खिया राम जी साहब, रामकरण जी साहब, आरटीओ साहब नानू राम जी, रामनिवास जी पटेल साहब और बाजोरी साहब और सबके नाम जो भी मंच में हैं, जिनका स्वागत और अभिनंदन किया गया, उन सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं मेरे मामा जी डॉक्टर गुलाब सिंह जी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय कानाराम जी साहब मेरे मामा जी, वैद्य पीथाराम जी मेरे मामा जी, भाई साहब डॉक्टर परशुराम बेंदा जी, भंवरा राम जी, भाई नेमीचंद, भाई प्रकाश, मेरे तमाम चाहे हनुमान मामा जी हो, चतराराम मामा जी हो, चाहे सबके नाम लूंगा, सारे के सारे सबने जो ये अभिनंदन समारोह आयोजित किया, इसके लिए तो मैं इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मैं ननिहाल की तरफ से आदरणीय ज्योति जी आपका, हमारे मुकेश बाकर जी का, हमारे रामनिवास गावड़िया जी का, चेतन जी जो किसी काम कार्यवश जा चुके हैं, और सम्मानित मंच का सबका ननिहाल की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुझे ज्योति जी सच मायने में आपने मेरे शब्द छीन लिए। जब मैं पढ़ रहा था कि मुझे कहाँ का प्रभार दिया गया, तो मैंने सीएमओ में सीएम साहब को तो नहीं, लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कही थी सीएमओ के अधिकारियों को कि जब लिस्ट बनाओ तो मुझे नागौर का प्रभारी बता देना। और इसकी वजह एक ही थी कि मेरे प्रभारी रहते हुए ये सीट 100% कांग्रेस के खाते में जाती। ये मेरा लालच मान लो, चाहे मेरी ग्रेड ठीक करना मान लो कि मंत्री बनते इसने एमपी जिता दिया। तो अब ये आपके मन में नहीं, मेरे भी मन में थी, लेकिन खैर जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से आज का ये समारोह मेरे लिए बहुत ही अभिभूत करने वाला है, मुझे बहुत ही भावुक करने वाला है, क्योंकि जिस घर में, जिस परिवार में मैं पला बढ़ा, मैं इस मुकाम तक पहुंचा, उसमें मेरे ननिहाल का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीति से परे हटके कि मेरी मदर बहुत अस्वस्थ रहती थी। मेरे जब छोटा भाई जो अनिल कोल इंडिया में इंजीनियर है, उसके जन्मने के बाद में मेरी माताजी काफ़ी अस्वस्थ रहती थी, और इतनी ज़्यादा अस्वस्थ थी कि हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कितना समय निकालेगी। लेकिन मेरे मामा जी ने सुजानगढ़ रख करके उसको जीवन दान दिया, और हम सब आज यहाँ तक पहुंचे। मैं समझता हूं कि जो राजनीति का क्षेत्र था वो हमारा नहीं था ज्योति जी,
मेरे पिताजी शिक्षक, मेरी बहन शिक्षक, मेरी पत्नी शिक्षिका, मेरे बहनोई शिक्षक, मेरे छोटे बहनोई प्रोफेसर IIT में। हमारा शिक्षा का परिवार था। राजनीति से हमारा कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन हमारे खून में जरूर था। मेरे दादाजी पन्नाराम जी डोटासरा, वो जब भी पंचायत चुनाव आते, MLA के चुनाव आते, MP के चुनाव आते, तो वो बहुत उत्साह के साथ में भाग लेते थे। और सरपंच और पंच की जब बात आती तो वो आगे बढ़ करके पहले ही नाम निकाल देते थे कि ये तो गांव का पंच होगा और अब की बार ये सरपंच होगा। और वो चुनाव हो जाते थे, जब नाम निकालने वाला खुद हो जाए तो उसका नाम कौन निकालता, तो उसको तो चुनाव लड़ाना ही लड़ाना पड़े। और यही मेरे में आदत थी। मैंने 16 साल सीकर में वकालत की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और सक्रिय रहता था। जब भी बाहर के चुनाव होते थे तो सबसे पहले कहता ये तो अध्यक्ष बनेगा, ये महामंत्री बनेगा। तो मैं तो आज तक ही न तो अभिभाषक संघ में बना, न गांव में सरपंच और पंच हमारे परिवार का बना। लेकिन जब 2005 में प्रधान की बात आई, पंचायत समिति के चुनाव की बात आई, तो एक मन में जरूर था और परिवार को देखा था। हमेशा राजनीति में सक्रिय रहते थे दादाजी, पिताजी तो टीचर थे, तो एक मन में रहता था। संगठन से जुड़ा हुआ था, NSY यूथ कांग्रेस से, और फिर वकील रहते हुए भी राजनीति से सक्रिय रूप से संगठन से जुड़े रहे। तो मौका मिला, पंचायत समिति का प्रधान बना। फिर डिलिमिटेशन हो गया, मेरे लिए हुआ। अब किसके लिए हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये सौभाग्य मिला राजनीति में रहने का। 2008 में पार्टी ने टिकट दी। मैं ज्योति जी केवल 34 वोटों से चुनाव जीता, और वो भी ये जो गुरुजन है ना पोस्टल बैलेट पेपर देते हैं, इनकी वजह से मैं चुनाव जीता। और केवल 32,500 मत मेरे आए। आदरणीय मदन सेवदा जी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे जो मेरे सामने हैं, लेकिन हमने, मेरे साडू भी हैं, हमने बड़े प्रेम से चुनाव लड़ा। इसका परिणाम है कि आज हम लोग साथ हैं। मैं समझता हूं दूसरा जब चुनाव आया तो दूसरे चुनाव में मुझे 11,000 वोटों से मेरे लक्ष्मणगढ़ के आदरणीय मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया और 57,000 वोट मुझे प्राप्त हुए। तीसरा जब चुनाव आया तो सेवदा जी, सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, चाहे रणजीत जी हो, भीमाराम जी, पूर्व ADM साहब हो, माधवा जी हो, राम सिंह जी हो, हरलाल जी हो, रामचंद्र बगड़िया जी मेरे पड़ोसी, मेरे साथी हो, घाना के रामचंद्र जी हो, जगदीश पिलानिया जी सरपंच साहब हो, अर्जुन जी मेरे फूफा जी गिरनिया से हो, रामस्वरूप जी हमारे खीवासर से सरपंच साहब हो, चाहे शिव कुमार जी हो, मेहरडा जी केसर देव जी के सुपुत्र हो, ये टोटल तमाम वो जो टीम है, उस सब ने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया कि 1 लाख से 1200-1300 वोट ही कम आ गए और 22,052 जिसका योग 11 होता है, उससे मुझे जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रामनिवास जी युवा, मुकेश जी युवा, भाई चेतन जी भी युवा, और बाकी जो टीम बैठी है, चाहे हमारे रवि पटेल भाई हों, चाहे रामकरण जी हों, चाहे तमाम सारे लोग हों, मैंने मेरे लोगों का विश्वास जीता, मेहनत की और ईमानदारी से आगे बढ़े, और इसीलिए 34 से 11 और 11 से 22,000 का अंतर और हैट्रिक ये इन सब लोगों की मेहरबानी से संभव। तो इसलिए ये कहना कि एक बार जीत जाएगा, एक बार हार जाएगा, मेरा ये ऐसा मानना है कि जो लोग मेहनत करते हैं निश्चित रूप से सफलता उनके कदमों में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योति जी, हम मान ही नहीं रहे थे पिछली बार कि ऐसा भी हो जाएगा। आपकी सीट 100% मान रहे थे कि 101% नागौर सीट तो ज्योति जी के खाते में जाएगी, कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। लेकिन मोदी जी का जिस तरह का भाषण, जिस तरह का प्रचार, जिस तरह की तरह तरह की बातें, वादे,
पता नहीं क्या क्या हुआ उस वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से, चाहे किसी भी फील्ड में हो, राजनीति में हो, चाहे कोई व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, ईमानदारी से नौकरी करता है, ड्यूटी टू ड्यूटी नौकरी करता है, तो मैं समझता हूँ उसका सम्मान समाज में बहुत ऊपर होता है। तो आप सब के लिए प्रेरणा स्रोत तो मैं नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन एक प्रेरणा जरूर है कि जो लोग मेहनत करेंगे उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। 34 से 11 और 11 से 22 हो जाए। दूसरा, जो राहुल जी ने, अशोक जी ने, सचिन जी ने जो किया, वो भी आपके लिए तो प्रेरणादायक है कि भाई हम जैसों का नंबर आ गया और जिम्मेदारी दे दी इतनी बड़ी। जो कभी कमला जी एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करती थी, उसके बाद में आपने देखा होगा कल्ला जी रहे, सीपी जोशी जी रहे, मास्टर भंवरलाल जी रहे, बड़े बड़े लोग राजनीति में, जो लोग बहुत एक्सपीरियंस था, उन लोगों को शिक्षा विभाग दिया गया। लेकिन मुझे शिक्षा विभाग दिया गया तो मैं समझता हूं अब उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, वो तो मुख्यमंत्री जी और आला कमान जाने। लेकिन ये भी आपके लिए एक प्रेरणादायक बात है कि मेरे जैसे युवा को जब एक नई पीढ़ी आ रही है और उसमें इतना बड़ा मंत्रालय दे दिया, तो आपके लिए भी शुभ संकेत है कि आने वाला समय है। मैं तो ज्योति जी को कह रहा था कि आप तो युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर हो, क्योंकि आपने युवा सारे विधायक जिता लिए, तो आपको काम करने में आनंद आएगा, मजा आएगा, और आपका भविष्य भी इस युवाओं को देखते हुए, इस सभा के आशीर्वाद को देखते हुए बहुत उज्जवल है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं तो ननिहाल से क्या मांगूंगा, मुझे तो ननिहाल ने बहुत कुछ दिया है। एक बात जरूर चाहूंगा कि अब नानेरो है तो केवल लाडनू नहीं, नागौर जिलो है, और नागौर जिला मेरा ननिहाल है। तो अब इस ननिहाल, इस जो साफा मुझे ननिहाल ने पहनाया है, इसकी लाज आने वाले लोकसभा में यहाँ से सांसद के रूप में जिता करके कांग्रेस पार्टी की झोली में आप डालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मेरा सपना एक तरीके से सच हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मिलकर के यहाँ से सांसद के रूप में, पार्टी किसको टिकट दे वो तो पार्टी जाने, लेकिन ज्योति जी आपके प्रति जो आशीर्वाद और भावना है ना इन लोगों की, वो मेरे भांजे से भी ज्यादा है, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी आंखों को मैंने पढ़ा। रहा सवाल शिक्षा विभाग का, तो भाई देखो, शिक्षाओं का परिवार, शिक्षकों का परिवार है मेरा। मैंने जब सुबह 6 बजे उठा ज्योति जी, तो मैंने देखा अखबार में, तो एक बार तो आंखों में विश्वास नहीं हुआ कि शिक्षा, फिर देखा प्रारंभिक होगी, फिर देखा माध्यमिक भी इसमें पड़ी हुई है, फिर मैंने कहा और कोई कैबिनेट होगा, फिर देखा इसमें स्वतंत्र भी लिखा हुआ है, तो दिमाग चकरा गया। और मेरा पेपर पढ़ करके चाय का कप हाथ में लेना वार मेरी श्रीमती का फोन आ गया। बोली ओ क्यों हो, इसकी चिंता धड़कने बढ़ गई, इसके वैसे भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने कहा शिक्षा मंत्री से एक शिक्षक ने सीधी बात कैसे की है बताओ आप। तो बोली मैं तो जना करिए कि मैंने 5 बजे जगा लियो, अरे ए बहन बैठी है आकर काम कल कर से हो। तो मैं क्यों मैं तने कहता हूँ नहीं, आप एमएलए बन गा, बटे बंगलो मिल गो, आप 5 साल जयपुर रवा, मारने भी रखा, जब तू बोली मत तो जयपुर के कानी को नहीं सीकर में ही रेशो, तो आप बोल के बोली हाल तो जेल से थोड़ा दिन। तो वास्तव में विभाग तो बहुत ही टिपिकल है, लेकिन इसमें करने की भी बहुत बड़ी गुंजाइश है। ऐसा नहीं है, इस विभाग को हम कम नहीं आंक सकते, इसी से हम लोग बने। ज्योति जी ने एमबीबीएस किया, डॉक्टर बनी। आज मुझे बहुत, एक दिन मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, मेरे याद आ गई, हम एमएलए थे तो मिलने गए थे, महादेव सिंह जी मिनिस्टर थे, हम बैठे बैठे
देख रहे थे, इतने में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ सेंट्रल हॉल में। वो किनारे किनारे चल रहे थे, सब लोग दुआ सलाम कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। आपको ज्योति जी पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, आपने नमस्ते किया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो ज्योति कैसे हो, और किसी के पास नहीं रुके, आपके पास 1.5-2 मिनट रुके। तो मुझे उसी दिन ये हो गया कि दिल्ली में एक ऐसे नेता को अपने को पकड़ लेना चाहिए, और उसके बाद में मैंने आपके नंबर सेव कर लिए और 2-4 बार प्रयास भी किया कि मिले, लेकिन व्यस्तताएं आपकी भी इतनी थी, हमारी भी इतनी थी। तो मैं समझ सकता हूं कि जो विभाग मुझे मिला है वो विभाग चैलेंजिंग विभाग है, करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। अकेला ट्रांसफर ही सब कुछ नहीं है, ट्रांसफर तो एक बात हो सकती है, लेकिन आप देखिए जब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, ज्योति जी जब एमपी थी, तो राहुल जी ने सबने मिलकर के आरटी एक्ट लागू किया था, अनिवार्य बाल शिक्षा कानून लागू किया। इस कानून के पीछे मंशा एक ही थी, कांग्रेस हमेशा शिक्षा को सबसे पहले नंबर पे मानती है, अपनी वरीयता में लेती है शिक्षा और स्वास्थ्य को। तो उनकी मंशा एक ही थी कि हमारे गरीब का बेटा वो कन्वीनियंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, बड़ी स्कूलों में नहीं, प्राइवेट में पढ़ सकता फीस दे करके, वो बच्चा भी हमारा डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, उसको कैसे अनिवार्य रूप से पढ़ाई भी हो और वो अच्छी पढ़ाई हो जिससे उस गरीब का ढाणी में बैठा हुआ मजदूर का बेटा, किसान का बेटा भी आगे चल करके डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत अच्छा अपना भविष्य निर्माण कर सके। लेकिन 5 साल में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में जो मैं तो कहता हूं कबाड़ किया इन्होंने, गड़बड़ झाला किया, अपनी एक विचारधारा को सौंपने का काम किया। भारतीय भवन से पर्चियां आती थी और जनता ने जिताया था, देवनानी जी को शिक्षा मंत्री के रूप में बनाया था पार्टी ने, और नियम वो लागू होते थे, पाठ्यक्रम वो लागू हो रहता था जो भारतीय भवन से आरएसएस के लोग पर्ची भेजते। आप बताइए, नागपुर तो दूर की बात है, वो तो मोदी जी को भेजता है, लेकिन यहाँ तो भारतीय भवन ही काफी था। अब ये कितना इन्होंने सिलेबस में चेंज, विद्यालय बंद, कोई भवन का ध्यान नहीं, न छात्राओं के लिए सुविधा है, न टॉयलेट स्कूलों में, मिड डे मील में रोजाना शिकायतें, साइकिलों का कलर चेंज करते रहे। अरे इनको पता ही नहीं चला कब 5 साल हो गए, ये तो साइकिलों के कलर चेंज में रहे, जनता ने इनकी सरकार ही चेंज कर दी। इनको तो बाद में पता चला कि हैं हम आगे। मुझे लोगों ने पूछा कि क्या करेंगे, मैंने कहा देखिए, एकदम से ये कहना कि हम ये कर देंगे, ये हम कर देंगे, जल्दबाजी है। लेकिन मैं शिक्षक परिवार से रहा हूँ, शेखावाटी शिक्षा में सिरमौर है, वहाँ के लोगों से, चाहे वो निजी विद्यालय हों, चाहे सरकारी महकमे के हमारे शिक्षक बंधु हों, उन सबसे हम लोग चर्चा करेंगे, शिक्षाविदों से चर्चा करेंगे, अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे, और लेने के बाद में जो चीज इस शिक्षा विभाग में क्वालिटी की शिक्षा गरीब के बेटे को मिल सके, इसके लिए जो समुचित प्रयास होंगे वो हम लोग करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात मुझे कही है कि देखिए ये वास्तव में बहुत बड़ा विभाग है, इसमें करने की गुंजाइश है, अगर अच्छा करोगे तरक्की पाओगे, और अगर अच्छा नहीं करोगे, और जैसे बीजेपी के शासन में कहीं पेट्रोल पंप पे बुकिंग होती थी, कभी कहीं बुकिंग होती थी, अगर वैसी बुकिंग कोई व्यक्ति करेगा तो फिर मैं समझता हूं उसका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल गांव से, खेत से उठ करके गए, शिक्षक का परिवार, हमने देखा मेरे पिताजी किस प्रकार से कॉपियां जांच के बोर्ड की दुगुनी कॉपियां मंगाते थे कि मैं मेहनत कर लूंगा, लेकिन 2 रुपये ज्यादा आएंगे तो मेरे बच्चों को मैं ठीक तरीके से पढ़ा पाऊंगा। तो वो दिन हमने देखे हैं।
और मेरी धर्मपत्नी ने भी, मैं तीसरी बार एमएलए हूँ लेकिन अभी तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। तो हम इस जॉब से, इस पैसे से कितना प्रेम करते हैं आप सब समझ सकते हो। तो मैंने एक बार कहा, मैं क्यों अब तो एमएलए बनकर छोड़ दे, बोली मैं देख लियो थाकड़ो वो तनखा मिल भाड़ो चार्ट है 50 एक मिले मन 56 मिले है। मैं क्यों इन्हें चार्ट ही गलत दिखा दियो। अच्छा, इस चार्ट के चक्कर में, इस तनख्वाह के चक्कर में मैंने नौकरी नहीं ली। आपको एक मेरा जीवन का रहस्य बताऊं, मेरे 80 में मैं एयरफोर्स में सिलेक्ट हुआ। तो मेरे गुरुजी थे बैजनाथ जी, जो आजकल पीठाधीश्वर है वहाँ लक्ष्मणगढ़ के। तो मेरे पिताजी उनसे अच्छा रखते थे, तो उन्होंने कहा गोविंदो थारकन पंडियो है, एयरफोर्स में सिलेक्शन कराने भेजा। तो थारी के राय है, बोले ड्राइवर मत बना जो, क्यों बना दीजिए। और मेरे को जब सिलेक्शन 81 में किया मार्च में, तो एमटीडी ग्रुप दिया। तो मैंने पूछा ये क्या होता है, स्टोर कीपर होता है क्या? तब तो जाएंगे। बोले नहीं, ये तो ड्राइवर ही होता है। तो मैंने कहा भाई ड्राइवर में तो बैजनाथ जी ने कह दिया अपने को नहीं जाना। तो मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी। 3 महीने तक वो विलिंग अनविलिंगनेस फॉर्म आता था, काम नहीं किया। फिर मैंने बीएड कर ली, वकालत कर ली, 89 में शुरू कर दी, 90 में मैंने बीएड कर ली पत्राचार से, हरियाणा से। तो मेरा डूंगरपुर नंबर आया। डूंगरपुर आया तो मैं रात को सुबह जाने वाला था। मेरी पत्नी उस वक्त लग चुकी थी नौकरी। परिवार का काम है तो सारी बातें ही हो जाएं। तो मैंने कहा भाई डूंगरपुर आ गई, तेरी यहाँ नौकरी है, पिताजी बीमार रहते हैं, क्या करें? बोली नौकरी तो करनी है, मैं ठेकर से आते बैठे कर लियो। तो मैंने हिसाब लगाया तो ये पता लगा कि इसकी ज्वाइनिंग के 12 महीने हो गए। अब मैं जाऊंगा तो इसके 2 इंक्रीमेंट ज्यादा लगेंगे। और मैंने कहा मेरे से मेरी पत्नी ज्यादा लेगी तो ये नौकरी तो मेरे को करनी नहीं। और मैं सुबह 5 बजे बस स्टैंड का नाम लेके गया, मैं वहां नहीं गया और मैं नौकरी लगी भी मैंने छोड़ दी। और वो इसलिए भी छोड़ दी कि उस वक्त मैं वकालत करने लग गया था। तो मेरे जो ये लाती थी ना महीने वाली तनख्वाह, उससे 21 ही हो जाते थे। तो मैंने सोचा एक तो पत्नी के नीचे नौकरी नहीं रखनी पड़ेगी, अरे एक दूसरा ये हो जाएगा कि रुपए तो आए रहे हैं कि इसको 2200 मिल रहे हैं, अपन 3000 ले लेते हैं तो अपना काम भी चल जाएगा। तो वो नौकरी भी मैंने छोड़ दी। अरे ये नौकरी आपने पकड़ा दी और अब कड़ा जब की कंडी पकड़ाई है ना, ताकि देखो दिल्ली भी चले, मुख्यमंत्री जी भी माने, पायलट साहब भी माने, मैं 60 मना दो किया दिया कंडो और काट दूंगा। और फिर मैंने कोई विभाग बदला दीजिए। देखो मेरो उरू जीत बागो गेलो की क्योंकि मैंने मेरे लोगों को इतना प्यार से रखा है कि ये रात को भी मेरे बेडरूम तक जा सकते हैं, ये कहीं भी जाएं, इनको कोई कुछ नहीं, जो काम इनका होता था मैं करता था। और इतनी प्यार मोहब्बत है। अभी इनके जब वो झुंझुनू वाले दूसरे जिले वाले टीचर होते हैं, ये मेरी तरफ कहरे देखते हैं तो मेरा दिल घबराता है कि ये नाराज तो नहीं हो गया। तो मैं फिर वकील के पास जाता हूँ, मुझे भाई जी नाराज तो कोई नहीं होगा। बोले हुआ तो कोई नहीं, पर मारो भी कड़ा नंबर आसी की। तो वास्तव में है तो टिपिकल, लेकिन देखिए ठीक है, शिक्षा में अगर कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई काम या इससे बड़ा विभाग नहीं है, इससे बड़ा कोई स्कोप भी नहीं है। इसलिए हम ऐसा करेंगे आप सबकी राय लेकर के कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि वास्तव में एक शिक्षक के बेटे को ये शिक्षा विभाग मिला था और उसने कुछ अच्छा किया है। ये मैं समझता हूँ, मेरा प्रयास है। एमएलए साहब हमारे गावड़िया जी हो, चाहे चेतन जी हो, चाहे मुकेश भाकर जी हो, देखो भाई आज ते स्वागत करायो है, ताकि पानी हुए नहीं जीतेड़ा उताड़ा मन को बुलाओ ना नेरो तो ढेई हो। ये भी जीतगार, मैं भी जीतगार। अब आगे और जीत वाला भी तैयार बैठे हैं सगला जना। एक ट्रांसफर न ले तो नाराज मत तुझे और बाकी काम छोड़ूंगा नहीं। आपको स्कूल खुलवानी खोलेंगे, विषय खुलवाना खोलेंगे, कमरे बनाना बनाएंगे, जो काम आप कहोगे वो करेंगे। आप कहोगे ये ऐसा टीचर चाहिए, ये चाहिए, अच्छा चाहिए, वो सब काम करेंगे। आप जो सुझाव दोगे फील्ड से लेकर के
तो मैं समझता हूँ वो सब करेंगे। अब स्थानांतरण तो देखो सभी चाहते हैं, लेकिन सब काम होते भी नहीं। तो निश्चित रूप से आप सब लोग सहयोग करेंगे, आशीर्वाद रखेंगे, और हम सब मिलकर के अब एक ही काम है। दोबारा की लास्ट की बात है, काफी ठंड भी होगी, सबने जानो भी है, मेरी मामी भी बैठी है। मेरे वहाँ गांव में तो भाभी है नहीं, यही भाभी है, क्योंकि मैं ही हूँ, मेरे पिताजी बड़े, मैं बड़ा, तो भाभी जब कहना होता है तो यहीं आता हूँ कि भाई भाभी यहीं बैठी है। तो मैं समझता हूँ आप सब लोग बाग बैठे हो, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे भी ज्यादा मेहनत कर करके यहाँ से नागौर से लोकसभा में, राजस्थान में सबसे ज्यादा मतों से कैंडिडेट को जिता करके भेजेंगे, तो हमारा सबका यहाँ आना, प्रोग्राम करना, इसमें सोने में सुहागा हो जाएगा। निश्चित रूप से आप सबको काफी समय हो गया, लेकिन पुनः आप सब इतने, वो पहलो प्रोग्राम है ज्योति जी मेरो, और वो शुभ संकेत है कि थेवी दिल्ली से चला रहेगा बाई कार, आशीर्वाद देवा के लिए, बड़ा हो जाना तो छोटा होना सहयोग करवा के लिए हैं। अरे फिर तो क्या दिख, फिर तो लगा लिया आप तो। मेरी पत्नी भी आपसे बड़ी होगी फिर तो आप सब लोग पधारे, एमएलए आए, सारे लोग आए। मैं समझता हूँ इसमें मेरा और मेरे ननियाल का बहुत बड़ा मान बढ़ा है। हम सब लोग आपके इस ऐतिहासिक बल को संजो के रखेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे हम सब लोग खरा उतरें। और मेरे मामा जी हमेशा कहा करते थे कि मानद दोहिता, माल और माजना दोनों एक साथ नहीं रहता है। माजना बहुत लंबे काम आता है, और जो माल है वो कब आए कब चला जाए पता नहीं लगता। इसलिए कभी हमारा नाम नीचा मत होने देना। तो मैं तो अंत में एक ही बात कहूँगा कि आपका नाम मैं कभी नीचा नहीं होने दूंगा। जो मेरे से बन पड़ेगा अच्छा करने का प्रयास करूंगा। आप सब लोग आए, मैंने पूछ लिया था पहले, मैं क्यों कोई खाणो वाने की करी है कि नहीं, तो सगड़ा केला और ट्रांसफर तो करसी जना करसी भूखा मार दिया। तो बोले हाँ नहीं सब व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच का किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र से आए तमाम उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मुझे आशीर्वाद और सहयोग दिया है, इनका भी धन्यवाद। और ननियाल का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।